हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर अकेडमी। तो आइए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिजिक्स का सेकंड चैप्टर विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जैसे कि हमने चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से डीप में जाकर देखा था, सेम ऐसा आपके सेकंड टॉपिक के साथ भी होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका P1 और P2 जो है वो पैरेलल में आपका गोइंग ऑन है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि अक्टूबर एंड तक आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाए। हाँ, ये दो टॉपिक स्टार्टिंग के लेंदी है, इसके लिए इनमें थोड़ा टाइम जा रहा है अपना, बट जैसे ये दोनों जैसे ये सेकंड टॉपिक अपना ओवर होता है, बाद में अपने जितने भी टॉपिक्स है सब बहुत जल्दी ओवर होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो देखिए जैसे टॉपिक का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो आपने क्लास 11th में एक टॉपिक देखा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमने वहां पे सॉलिड्स के बारे में सब कुछ देखा था। ठीक है, तो फ्लूइड्स में क्या आता है? ठीक है बच्चों, फ्लूइड्स में वो आता है जो चीजें फ्लो कर सकती है। ठीक है, फ्लूइड्स में क्या क्या आता है बच्चों? जो चीजें फ्लो कर सकती हैं। तो फ्लो कौन कौन कर सकता है? एक तो आपका लिक्विड और एक आपका गैस। ठीक है बच्चों, ये किस में आते हैं? ये आपके आते हैं फ्लूइड्स के अंदर। ठीक है बच्चों, आ जाओ। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में लिखा होगा, ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए, कैन यू रिकॉल टाइप में। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है ये अपना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, डू यू फील एक्सेस प्रेशर वाइल स्विमिंग अंडर वाटर? अगर आपने नदी, तालाब, स्विमिंग पूल में अगर कभी स्विमिंग की होगी तो आपको काफी ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर फील हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आज तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 मिनट वीडियो पॉज करके सारे टॉपिक्स के नाम लोग आप सब लिख लीजिए। अब देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये इतना एक हिस्सा होगा अपना। ठीक है, और इसके बाद में स्टार्ट होता है हम लोगों का फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है बच्चों, क्या स्टार्ट होगा? फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स इन मोशन, यहां से एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा इसी में। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें क्या क्या देखने वाले और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं आपको बता दूं, ताकि जब वो टॉपिक स्टार्ट हो आप लोग अच्छे से अपना कंसंट्रेशन बना के रखो। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है, बट इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से सीईटी में सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग फ्लूइड्स एट रेस्ट क्या होता है ये सब देख लेंगे। फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, यहां भी जो फॉर्मूला मिलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, फिर ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ध्यान में रखने हैं हमको। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, पास्कल लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में सवाल यहां से बनते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में बैरोमीटर एंड मैनोमीटर, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट। अब यहां पे जो मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान पे देख लेना। सरफेस टेंशन के अंदर ये सब आता है बच्चों। तो जो सरफेस एनर्जी है ना, जो सरफेस एनर्जी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको लास्ट में दूंगा बच्चों, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आप टेक्सचुअल मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दूंगा जिससे आप डायरेक्ट सरफेस एनर्जी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर एक्सेस प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज हमको देखने को मिलते हैं, डेल्टा पी इक्वल्स टू 2T/R और डेल्टा पी इक्वल्स टू 4T/R, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैपिलरी फॉल और फ्लूइड, इसको हटाओ। फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलरी फॉल, इसके अंदर सरफेस टेंशन का एक नया फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा। तो ऊपर की बात है कि ये सारे टॉपिक्स हमको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, इन टॉपिक्स को वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लो और 1 बाय 1 मे बी 2 से 3 जाएंगे आपके लेक्चर्स, लेकिन ये सारे टॉपिक्स हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपके बोर्ड्स में और सीटी में दोनों जगह अच्छे मार्क्स हैं। आइए, ठीक है बच्चों, चलो
तो आइए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है बच्चों, चलो देखो क्या लिखा हुआ है। Among three states of matter, that is solid, liquid and gases, जो कि हमको मालूम है, a solid nearly maintain its fixed shape। देखो बच्चों, सॉलिड का शेप कभी चेंज नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम इफ a large force applied to it, liquid and gases do not have their own shape। देखो बच्चों, लिक्विड और गैसेस का खुद का शेप नहीं होता। जैसे ही कंटेनर चेंज होता है, लिक्विड और गैस अपने शेप्स को चेंज कर लेते हैं, एंड दे टेक द शेप ऑफ containing vessels। Due to this, liquid and gases flow under the action of external force। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है बच्चों। हाँ, यह आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में जैसे कि आप चाहते हो कि मैं आपको थ्योरी बोर्ड पे लिख के दिखाऊं, तो उससे आपका केवल बोर्ड का पेपर अच्छा जाएगा, बट हमको बोर्ड से ज्यादा सीटी पे टारगेट रखना है अपना। ठीक है, ताकि सीटी पेपर अपना निकले। तो ये थ्योरी वगैरह मैं पहले से लेके आया हूं, बट ये सब आपको लिखने हैं। ठीक है, एक बार के लिए। और अपने टेक्स्ट बुक को कम से कम 5 बार रीड करना है, 5 बार। ठीक है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक से बाहर सवाल नहीं जाएंगे, सवाल टेक्स्ट बुक के ही कॉन्सेप्ट से रहेंगे। ठीक है, देखो, अ फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। फ्लूइड का होता है जो कि फ्लो हो सके। लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। A fluid either has no rigidity or its rigidity is very low। आइए बढ़ते हैं आगे। ऊपर की बात है कि ये सिर्फ यही बोलना चाहता है कि लिक्विड और गैसेस किसके अंदर आते हैं, फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। Any substance that can flow is a fluid। A fluid is a substance that deforms continually under the action of an external force। Fluid is a phase of matter, includes लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। देखो बच्चों, लिक्विड और गैस के बारे में तो हम लोग ने अभी देख लिया, बट ये प्लाज्मा क्या है। ठीक है बच्चों, तो प्लाज्मा का एक छोटा सा डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्लाज्मा इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ गैस ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, प्लाज्मा के ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट पूछ सकता है, वो इससे ज्यादा सीटी में भी सवाल आपके बनने वाले नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर अगर मैं प्लाज्मा का आपको बात बताऊं, फोटो तो नहीं है अपने पास, अगर आपने पहले के मूवीज वगैरह देखे होंगे तो जो भूत लोग जादू टोना नहीं करते थे, ग्लोब में देख के बताते थे कि वो इंसान कहां पर है। अगर आपने देखा हो पहले के टीवी शोज में, तो वो जो ग्लोब रहता था ना, तो उसके अंदर लाइटनिंग होती थी। ठीक है, वो प्लाज्मा होता है आपका। ठीक है बच्चों, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर क्या होता है? गैस ऑफ आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो कोई नहीं बच्चों, तो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डेंसिटी। ठीक है बच्चों, क्या नाम है उसका? उसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा है मास बाय वॉल्यूम। क्या पढ़ा है? मास बाय वॉल्यूम पढ़ा। ठीक है बच्चों, देखो अगर मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, तो उसका इनर्शिया क्या होता है? उसका इनर्शिया उसके मास में होता है। ठीक है, उसका इनर्शिया कहां होता है? उसका इनर्शिया उसके मास पे डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं फ्लूइड या फिर लिक्विड के इनर्शिया की बात करता हूं, ठीक है, वहीं में अगर फ्लूइड या लिक्विड के इनर्शिया की बात करता हूं, तो वो कहां होता है? वो उसके डेंसिटी में होता है। कहां होता है बच्चों? वो उसके डेंसिटी में होता है। कोई डाउट इसके अंदर आपको? बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ, देखो अभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपना डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों? ये अपना फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास मतलब टोटल कितना उसका मास है, और वॉल्यूम मतलब कि उसके मास ने कितनी जगह ली है। ठीक है, चलो अब डेंसिटी का सिंबल होता है रो से।
ठीक है। अगर और इसका होता है m और इसका v, तो यहां से मास का एक नया फॉर्मूला मेरे को मिल जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। ये आपको ध्यान में रखना है, अभी मैं इसका आगे यूज लूंगा। ठीक है, अभी मैं इसका आगे यूज लूंगा। चलो अब देखो यहां पर, अब अगर मैं बात करूं, बताओ डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, तो इसके वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। और अगर यही डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोग अगर सीजीएस में लिखना चाहोगे, क्योंकि ये तो एमकेएस में है, ये आपका बन जाएगा 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। ठीक है, एक और वैल्यू लिख लो, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Hg, ये होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस में लिखना चाहूं तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है बच्चों, आ जाओ, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्या उसका नाम, उसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। इसको आप लोग रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हो या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, देखो अब यहां पर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। आपका रिलेटिव डेंसिटी होता है, ये होता है आपका डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, इसके बारे में एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है बच्चों, कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस, इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है बच्चों, इसको यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, यूनिट सारे कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये आपका मिल जाएगा 1, एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ये आपको मिल जाएगा 13.6। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां तक समझा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, आएंगे उसके ऊपर भी। अगले टॉपिक का नाम लिखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। बच्चों टॉपिक को देख के ये नहीं सोचना है कि सर जी ये तो हमारे बुक में ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आप लोग सीटी को टारगेट कर रहे हो, अगर आप लोग 2019 के बाद का पेपर देखोगे तो पेपर पैटर्न में बहुत जंप मारा इस टॉपिक के क्वेश्चंस ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो कि आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे ही नहीं, ना आप लोग टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला यूज कर पाओगे वहां पर, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिए गए हैं कम और क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल ज्यादा है। तो आपको नए नए फॉर्मूलाज की ओर अप्रोच करना ही होगा ताकि आप सीटी के सवालों को अच्छे से लगा सके। ठीक है बच्चों, चलो तो अब आता है अगला टॉपिक, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू मास ऑफ मिक्सचर, दूसरा रंग लेते हैं हम लोग बच्चा, ये होता है मास ऑफ मिक्सचर
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ठीक है बच्चों, मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, आ जाओ अब देखो, अब इसमें ना दो केसेस बनते हैं अपने, यहाँ पे दो फॉर्मूलाज मिलने वाले अपने को बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ पे अपने को दो फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं। सीधा तो है ना ये, चलो थोड़ा इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पे अपने को दो फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं। वो होगा एक तो जब इक्वल मास हो और एक जब इक्वल वॉल्यूम हो। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मतलब कि सपोज करो कि मैंने अगर दो लिक्विड्स जो अलग अलग डेंसिटी के हैं उनको मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहला केस क्या बन जाएगा मेरा, एट इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, एट इक्वल वॉल्यूम वाला, कि उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। या फिर बहुत सारे भी ले सकता हूं कि मैंने बहुत सारे लिया। ठीक है, चलो देखो अब यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मेरा बन जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मींस रो इक्वल्स टू मास ऑफ मिक्सचर है ना, मतलब मास कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू बहुत सारा mn। ठीक है, नीचे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम तो सेम है सबका, तो v प्लस v प्लस v प्लस अप टू वी एन। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है बिल्कुल भी। चलो अब देखो, अब वॉल्यूम तो सेम है, तो ऊपर वाले मास को मैं किस में चेंज कर सकता हूं, यहां पे सिर्फ क्या चेंज होगा, डेंसिटी दोनों लिक्विड का सेम नहीं है। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, कहां गया है वो, ये रहा, कि मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, मास को मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या मिल जाएगा मेरे को, पहले लिक्विड के लिए जो इसका मास m1 है, रो 1 इंटू वी प्लस रो 2 इंटू वी प्लस रो 3 इंटू वी अप टू ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, n इंटू वी डिवाइडेड बाय, अगर मैं नीचे वाले को n टाइम्स v लिख दूं कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों, v n टाइम्स लिख सकता हूं मैं इसको, इक्वल्स टू ऊपर वाले में से v कॉमन निकाल लो, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अप टू n डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा आपका n टाइम्स v। अब मुझे लग रहा है कि आप सब होशियार बच्चे हो, तो v से v क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या मिल जाएगा आपको, ये रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 प्लस n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये आपका आ गया रो। अब अगर यहाँ पे एक बात बताओ आप लोग मेरे को, एक बात ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं फॉर 3 लिक्विड्स, फॉर 3 लिक्विड्स, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, क्या बन जाएगी यहाँ पे n की वैल्यू, रो इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 डिवाइडेड बाय 3। बस मैं यहीं तक जाऊंगा, 2 लिक्विड्स रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 3। तो इसको मैं ये नहीं बोल सकता, इन शॉर्ट मैंने किसका फॉर्मूला निकाला है, अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये और कुछ नहीं, ये अरिथमेटिक मीन ही निकाला है मैंने। ठीक है, अरिथमेटिक मीन किसका, डेंसिटी का। मेरे पास अगर कोई दो या 3 लिक्विड्स हैं जिसके इक्वल वॉल्यूम्स हैं, तो उसका एक पूरे लिक्विड का डेंसिटी, उस मिक्सचर का डेंसिटी मेरा क्या होगा, जितने भी मेरे पास रहेंगे डेंसिटीज उनका मैं अरिथमेटिक मीन कर लूं। ठीक है, नोट डाउन, लिख लो इसको आप लोग फटाफट, हो गया। चलो अब इक्वल वॉल्यूम का तो हो गया अपना, अब आते हैं इक्वल मास के ऊपर। ठीक है, इक्वल मास, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसा भी थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दो, मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम भी कर सकते हो इसको। ठीक है,
मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, और जो मेरा अगला होगा वो मेरा बन जाएगा, यही लिख दूं क्या इसको भी? 2 मिनट, थोड़ा अरेंज करते हैं हम लोग कुछ। क्या बात है, सही हो गया सब। इसको भी उठाओ, देखो यहां पर आ जाओ। अगला क्या है अपना? अगला है अपना मिक्सचर ऑफ इक्वल मासेस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ इक्वल मास। ठीक है बच्चों, क्या है अगला अपना? अपना अगला है मिक्सचर ऑफ इक्वल मासेस। क्या मिल जाएगा यहाँ पर अपने को? इक्वल मास में अगर मैं डेंसिटी लिखना चाहूं, रो इक्वल्स टू एम प्लस एम प्लस एम, अप टू ये कहां तक जाएगा बच्चों? एम एन तक जाएगा, डिवाइडेड बाय, सिर्फ मास इक्वल है, वॉल्यूम नहीं है, तो क्या मिल जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, अब तो ये कहां तक जाएगा? Vn तक जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको। ठीक है, अब ऊपर क्या लिख सकता हूं मैं? ऊपर लिख सकता हूं मैं n टाइम्स मास। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अगर इस यहां से मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं, क्या मिल जाएगा मुझे? मास अपॉन डेंसिटी। क्या मिल जाएगा बच्चों? मास अपॉन डेंसिटी मिल जाएगा। बस वही लाके यहां पर पुट कर दो। V1 क्या मिल जाएगा? m अपॉन रो 1, m अपॉन रो 2, m अपॉन रो 3 प्लस m अपॉन रो n। ठीक है, अब क्या करना है यहां पर? ऊपर तो मास है ही, नीचे से भी मास कॉमन निकाल लो। ठीक है, क्या आ गया ये? 1/रो 1 प्लस 1/रो 2 प्लस 1/रो 3 अप टू 1/रो n। ठीक है, तो देखो यार दोस्तों, m से m क्या हो गया? कैंसल हुआ। अब यहां पे ये क्या मिल गया? सॉरी, n अपॉन 1/रो 1 प्लस 1/रो 2 प्लस 1/रो 3 अप टू 1/रो n। ये मिल गया मुझे मेरा एक अगला फॉर्मूला डेंसिटी का। ध्यान में रखना बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर योर सीईटी। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, इसको भी लिख लो आप लोग। हो गया, चलो अब देखो यहां पर, अगर आप लोग इसको चेंज करके लिख दो, ये क्या है मेरा? ये मेरा है अरिथमेटिक मीन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, और ये क्या है मेरा? हार्मोनिक मीन ऑफ डेंसिटी। ठीक है बच्चों, ये क्या है मेरा? हार्मोनिक मीन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, चलो नोट इट डाउन प्रॉपर वे। ठीक है बच्चों, होगा इतना आपका। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग सवालों की ओर। इलिस्ट्रेशन 2.1। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी D, 2D एंड 3D। मैंने 3 लिक्विड्स लिए हैं, सबकी डेंसिटी एक का D है, एक का 2D और एक का 3D, आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वेट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है अपनी, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वेट्स, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। ठीक है, क्या पूछ रहा है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। आइए यहां पर बच्चों, यहां पर एक काम कीजिए, इस वर्ड को निकाल दीजिए। आंसर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। ठीक है, वो रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, बट हम इतना ही रखते हैं, द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। क्या बन जाएगा ये बच्चों? ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आएगा आपका? इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वेट दिया गया है,
इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वेट का मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है मिक्सचर ऑफ इक्वल मास की। ठीक है बच्चों, ये किसकी बात कर रहा है, मिक्सचर ऑफ इक्वल मास, मिक्सचर ऑफ इक्वल मास की बात कर रहा है। और इक्वल मास वाले केस में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या था अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था अपना, n अपॉन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 अप टू 1/ρn। इनकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है ना, इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू 3 है, कितना बन जाएगा, रो इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, रो इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 प्लस 1/ρ3। इसके आगे नहीं जाएगा फिर बच्चों, उसने n की वैल्यू 3 ही बोली है, बस इतने से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है, ρ1 की वैल्यू d है, ρ2 की वैल्यू 2d है और ρ3 की वैल्यू 3d है। ठीक है, कितना मिल जाएगा ये, रो इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1/d प्लस 1/2d प्लस 1/3d। अब कैलकुलेशन करना सिंपल होगा, टेक एलसीएम। ठीक है बच्चों, हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा अपने को, हाँ बच्चों, इसका एलसीएम मिल जाएगा अपने को कि मैं ऊपर नीचे 6d से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो ना बच्चों, मेरे को d भी ऊपर चाहिए और 6 नीचे का ये बेस भी काटना है, तो मैं अगर ऊपर नीचे 6d से मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर बन जाएगा 18d डिवाइडेड बाय, अंदर जाएगा 6d अपॉन d 6 प्लस 2 3 जा 6, d से d कैंसल, 3 2 जा 6, d से d कैंसल, 6 3 9 9 2 11, तो कितना मिल गया है बच्चों, 18d/11 डेंसिटी ऑफ मिक्सचर और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है बच्चों, क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। राइट इट डाउन बच्चों, लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, तो आओ अब बढ़ते हैं थोड़ा आपके किताब की ओर, आपके किताब में जो दिया हुआ। ठीक है, देखो, वी शैल डिस्कस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली लिक्विड एंड गैसेस इन दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, द शेयर मॉड्यूलस ऑफ द फ्लूइड इज 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान में रखना, द शेयर मॉड्यूलस ऑफ अ फ्लूइड इज 0। The shear modulus of a fluid is 0. In simpler words, fluids are substances which cannot resist any shear force applied to them. ठीक है, फ्लूइड क्या है, किसी भी रेजिस्टेंस को अपोज नहीं करती है। ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर आप जो शेयर फोर्स अप्लाइड करोगे वो उसको रेजिस्ट नहीं करेगी, इसके लिए उसका जो शेयर मॉड्यूलस होता है वो 0 होता है। ठीक है, चलो बेस्ट है। टेक्स्ट बुक का रीडिंग एक बार आप सबको करना है। ठीक है बच्चों, अ फ्लूइड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और अ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आपका ग्रेडियंट, जो आपको आगे देखने को मिलेगा, उससे पहले आप ग्रेडियंट के बारे में यहीं पे सीख लो। ठीक है बच्चों, कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। ग्रेडियंट मतलब होता है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ। अब यहां पे क्या बोला है, प्रेशर ग्रेडियंट बोला है, तो डेफिनेटली प्रेशर अपॉन लेंथ होगा। बिहेवियर ऑफ अ फ्लूइड इन मोशन इज नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड। देखो, अगर हम लोग रियल फ्लूइड की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि वो जिस सिचुएशन में वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड फ्लूइड्स बाय मेकिंग सम सिंपल अजम्पशंस। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग गैस के बारे में पढ़ते हैं तो आपने आइडियल गैस का नाम भी सुना होगा, तो उसके अंदर हम लोग बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं, वही जो सेम अजम्पशंस हमने यहां पर लिए हैं। ठीक है, वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। फ्लूइड्स के बारे में जब हम लोग को पढ़ने का मन हुआ तो हमने एक अजम्पशन लिया कि चलो यार हम लोग एक आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करते हैं कि आइडियल फ्लूइड ऐसे सिचुएशन में कैसा होगा। तो ये उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर दी 2 मार्क। ठीक है, कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। सबसे पहला, इट इज इनकंप्रेसिबल
और इसका जो डेंसिटी होगा बच्चों वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट्स फ्लो इज इररोटेशनल, इसका मतलब फ्लो एकदम स्मूथ होगा, ठीक है। देयर आर नो टर्बुलेंस इन द फ्लो, फ्लो एकदम स्मूथ होगा, ठीक है। इट इज नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, दैट इज फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन नहीं होता वैसे लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है, सॉरी वैसे फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन का नाम है विस्कोसिटी, ठीक है। फ्लूइड्स में लगने वाला फ्रिक्शन, ये क्या होगा, नॉन विस्कस होगा, मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होगी, उसके अंदर कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। इट्स फ्लो इज स्टेडी, इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम। देखो उसका फ्लो कैसा होगा, एकदम स्टेडी होगा, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जबकि रियल फ्लूइड में ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया आपका। चलो ये सब लिखना है आपको, ठीक है, इसे देखना नहीं है, लिखना है आपको। चलो आ जाओ, इसे देखो, ये आपका क्या है, शियर स्ट्रेस है, ठीक है। क्या आपका शियर स्ट्रेस है, जब भी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लगता है तो ये कुछ एंगल थीटा अपने आप को बेंड कर लेता है। बट ये चीज क्या होता है, अगर मैं फ्लूइड के बारे में बात करता हूं तो इसका जो शियर मॉड्यूलस होगा फ्लूइड का वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। देखो सॉलिड्स अपोज द शियर स्ट्रेस एदर बाय डेवलपिंग अ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। सॉलिड्स ऑब्जेक्ट किसी भी शियर स्ट्रेस को अपोज किसके ऊपर करते हैं, मतलब उनके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। विच मीन्स दैट द डिफॉर्मेशन आर रिवर्सिबल और दे रिक्वायर्ड अ सर्टेन इनिशियल स्टेट बिफोर दे डिफॉर्म दे एंड दे डिफॉर्म एंड स्टार्ट फ्लोइंग। देखो जैसे कि सपोज करो, अगर जब आपने अगर क्लास 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अच्छे से पढ़ा हुआ है तो एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं। जब भी हाथ में चोट वोट लगती है तो जो डॉक्टर्स लोग रहते हैं वो आपको एक बॉल टाइप देते हैं स्पंज का, ठीक है, स्माइली वाला। तो आप जब उसको स्पंज करते हो और ओपन करती वो क्या होता है, वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है। क्यों? उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग को देखा होगा आपने, जब आप लोग स्प्रिंग को खींचते हो और फोर्स हटाने के बाद वो अपने शेप को वापस रीगेन कर लेता है, ठीक है, वही होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। आइडियल फ्लूइड्स ऑन द अदर हैंड कैन ओनली सब्जेक्टेड टू नॉर्मल, ठीक है बच्चों। कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉल्ड प्रेशर। अब प्रेशर और स्ट्रेस दो अच्छे टर्म है, देख लो यहां पर। अगर मैं आपको स्ट्रेस के फॉर्मूला की बात करता हूं, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है बच्चों। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। वहीं पे प्रेशर क्या होता है, वहीं पे प्रेशर होता है, इट इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या स्ट्रेस और प्रेशर डायमेंशनली सेम होंगे? डेफिनेटली डायमेंशनली सेम होंगे, उनका यूनिट सेम होगा, बट दे आर नॉट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस पूरे सरफेस पे लगता है, भले उसका भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया और इसका भी फोर्स अपॉन एरिया ही है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस पूरे सरफेस के ऊपर लगता है, ठीक है। जब आप लोग बॉल को स्पंज करते हो, आप लोग क्या लगा रहे हो, आप लोग उसके ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हो, ठीक है। वो स्ट्रेस है जो पूरे सरफेस पे लग रहा है। प्रेशर एक पॉइंट के ऊपर लगता है, ठीक है। इसलिए दे आर नॉट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, भले इनके यूनिट्स और डायमेंशन क्या हो, सेम हो, भले इनके यूनिट्स और डायमेंशन क्या हो, सेम हो, ठीक है। Most fluids offer a very weak resistance to deformation. Real fluids display viscosity and so are capable for being subjected to low levels of shear stress. देखो जो रियल फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। इसके अंदर इसलिए उसके अंदर लो लेवल का shear stress ऑब्जर्व होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, they do not oppose deformation, they get permanently deformed. आप लोग फ्लूइड्स को किसी भी कंटेनर में रखो, वो अपोज नहीं करती हैं, वो उसका शेप ले लेंगी, ठीक है। they have ability to flow, ओके बच्चों, they have ability to flow, सही बात है। they have ability to take the shape of the container. अब ये सब एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है मेरे को आपको, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अ फ्लूइड एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टीज बिकॉज इट कैन नॉट अपोज अ शियर स्ट्रेस
व्हेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा तो दे कैन नॉट अपोज द शियर स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, चलो लिख लो आप लोग, इसको लिख लो एकदम अच्छे से। अरे कहाँ वायर आ रहा है भाई, लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, हो गया ये। चलो अब बढ़ते हैं आगे। प्ले हो रहा है। फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है बच्चों, जब हम लोग रेस्ट पर जो फ्लूइड है उसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब यहां पे अपना एक टर्म आया है प्रेशर। ठीक है बच्चों, द नॉर्मल फोर्स exerted by a fluid at rest per unit surface area of contact is called the pressure P of the fluid। क्या होगा ये? नॉर्मल। ठीक है, जब नॉर्मल फोर्स लगेगा, और नॉर्मल कब लगता है बच्चों? जब वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ध्यान से आप लोग देख सकते हो, फ्लूइड exerted a force on a vertical surface। कैसा ये? नॉर्मल है। और ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इट इज ऑल्सो द नॉर्मल। सब लिखना है आपको, ठीक है? ये है वर्टिकल सरफेस वाला और वो है हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे, सिंपल सा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके हम लोग दो प्रूफ देखेंगे बच्चों लोग, ठीक है। एक आज देखने वाले हैं इसका P इक्वल्स टू एच रो जी, जो इसका प्रूफ है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। सपोज कीजिए कि मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, मैंने एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड कॉलम अज्यूम किया सिलेंड्रिकल। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक लिक्विड कॉलम अज्यूम किया सिलेंड्रिकल शेप का। इसमें कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा होगा बच्चों? डेफिनेटली ये लग रहा होगा फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो, ये सिलेंडर नहीं डाला मैंने इसके अंदर, कंफ्यूज मत होना आप लोग। मैंने इसके अंदर एक छोटा सा, मैंने सोचा कि अगर ये वाटर है तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं वाटर का ही, जो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अगर इस सिलेंड्रिकल शेप का जो है, या फिर इसको दूसरा रंग दिया जाएगा ताकि थोड़ा अच्छे से दिखाई दे, ये बेस्ट है। चलो देखो, ये जो सिलेंड्रिकल शेप का कॉलम है, इसका जो वेट है वो mg नीचे जा रहा है, डेफिनेटली नीचे जा रहा होगा। तो इसका जो फोर्स है क्या है? ये यहाँ पर mg अपॉन एरिया, p है ये। ठीक है, अब ध्यान दो, उस लिक्विड कॉलम का हाइट h है और ये ऊपर आपका एयर है, नीचे आपका वाटर है। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। आ जाओ अभी, अब ध्यान से देख लो कि इस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर हो रहा है। ठीक है, कितना होगा यहां पर? अगर मैं पूछ लूं मास क्या होगा, मास क्या होगा बच्चों? मास आपका होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या होगा आपका? मास आपका होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होगा आपका? ये आपका होगा रो। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा आपका? एरिया इंटू हाइट, अगर पता होगा आपको तो। ठीक है, क्या होगा आपका? ये एरिया इंटू हाइट, ये आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका वॉल्यूम होगा। क्या मिल जाएगा? रो इंटू एरिया। क्या होगा इसका? बोले बच्चों, एरिया को ए रखता हूं, इसको मैं रख देता हूं हाइट को h। ठीक है, और यहां पर m को उठा के यहां पे रख दो। P इक्वल्स टू m की जगह पे रो ए एच इंटू जी डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा? रो जी एच। मेरा क्या आ गया? प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। क्या आ गया बच्चों यहां पर? प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। क्या आ गया बच्चों यहां पर? ये प्रेशर
ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम एट रेस्ट, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम एट रेस्ट, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम एट रेस्ट। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो आप लोग, फटाफट लिख लो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, ध्यान से देखना आप लोग, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है आपको, ध्यान से देखो। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं मान लो फोर्स कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, मतलब अगर जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, अगर एरिया छोटी हुई तो डेफिनेटली वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर एरिया कम हुआ, सॉरी अगर प्रेशर कम हुआ तो डेफिनेटली एरिया ज्यादा होगा, या फिर अगर एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम होगा। दोनों आपस में कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वाइस वर्सा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा सुई का जो जो आपकी निडल होती है उसका एज कितना शार्प होता है। ठीक है, सुई आपके बॉडी में घुस सकती है, ठीक है, सुई आपके बॉडी में घुस सकती है, लेकिन वहीं आपका हाथ नहीं घुस सकता आपके बॉडी में। क्यों? सुई का जो टिप है वो पतला है, वो जो फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर, वो एक कम एरिया पे लगा रहा है, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। ठीक है, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। समझ गए आप लोग, ये वही बताने की कोशिश कर रहा है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। लिखना है आपको ये सब, लिख लो आप लोग, फटाफट लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 2.2 क्या है सवाल में, ध्यान से देखना। सवाल में है टू थाई बोन्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमर्स बोलते हैं। ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि अपने पास एक रामलाल टाइप का आदमी है। ठीक है, रामलाल तो समझ लो कि एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है, इसका नाम है गोबर। ठीक है बच्चों, इसका नाम है गोबर। ठीक है, तो क्या है कि इसके एक एक थाई बोन का, अगर मैं थाई बोन बनाता हूं तो मान लो कुछ ऐसा होगा वो। ठीक है, जिसके एक एक थाई बोन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जिसका मास कितना है 40 kg, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक पार्ट के ऊपर कितना वेट जा रहा होगा बच्चों, 20 kg का जा रहा होगा। यहाँ भी 20 kg और यहाँ भी 20 kg का वेट जा रहा होगा। ओके, डेफिनेटली द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर्स, द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर्स, तो क्या हुआ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स क्या होगा अपना, mg होगा जो लग रहा है, अपॉन एरिया। mg कितना है, टोटल मास जो जोड़ लो इसका ना, कितना है 40 kg है, 40 इंटू ये हो गया अपना g, नीचे एरिया कितना अपना 20 सेमी स्क्वायर, 20 सेमी स्क्वायर मीन्स 10 की पावर -4। कितना बच्चों, 10 की पावर -4। तो ये कितने टाइम जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 2 इंटू 10 की पावर 5 ऊपर जाके हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया मेरा एवरेज सस्टेन्ड प्रेशर। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ओके, आइए जाते जाते एक क्वेश्चन और करते जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, आपका एग्जाम्पल 2.1। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने जो पिछला पार्ट था आपके सारे सॉल्व एग्जांपल लिए थे और आपके सारे अनसॉल्व लिए थे, बट लास्ट पार्ट में क्या था कि हमने सारे अनसॉल्व एक साथ लिए थे। इस बार हम लोग वैसा नहीं करने वाले, जैसे टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व एग्जांपल और अनसॉल्व पूरे चैप्टर के साथ में पैरेलल में चालू रहेंगे अपने, और एक कंबाइंड वीडियो लास्ट में आपके लिए रिकॉर्ड किया जाएगा जिससे आपको अनसॉल्व में प्रॉब्लम ना हो। बट चैप्टर के साथ में सॉल्व करना बहुत
फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जैसे कि आपने आज टॉपिक पढ़ा है तो बिना देखे एक बार पूरा नोट्स आपको लिखने आना चाहिए, तो आप लोग उसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2.1 देखो क्या लिखा हुआ है। टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 exert the same pressure at a certain point, exert the same pressure at a certain point, मतलब भाई साहब बोल रहे हैं P1 और P2 बराबर है। ठीक है, what will be the ratio of the heights respectively of the liquid column, ratio of the height पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, ये पूछ रहा है ratio of the heights कितनी होंगी, मीन्स ये सीधा सीधा पूछना चाहता है H1 रेशियो H2 कितना होगा। अभी हमने देखो ना प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है, टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी प्रेशर ρ1 एंड ρ2 exerted the same pressure at certain point। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था P इक्वल्स टू H रो G का। ठीक है बच्चों, P इक्वल्स टू H रो G का हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था। क्या बोल रहा है ये, प्रेशर भी सेम है, G कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा H रो इक्वल्स टू कांस्टेंट मिल रहा है अपने को। ठीक है, एक ये अप्रोच होगा, यहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ेगा H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, तो H1 बाय H2 मुझे क्या मिल जाएगा ρ2 बाय ρ1 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, एक दूसरा अप्रोच क्या होगा इसको लेकर, इसने P1 और P2 को बराबर बोला है, ये बन जाएगा H1 ρ1 G, ये बन जाएगा H2 ρ2 G, तो G से G कैंसल हुआ, H1 बाय H2 क्या मिल जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा ρ2 बाय ρ1। ठीक है बच्चों, दोनों जगह सेम आंसर है, जो अप्रोच आपको रखना है आप लोग रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल नंबर 2.2 मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, इसको आप लोग होमवर्क में करना और नेक्स्ट टाइम हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और खुश रहिए और डेली का डेली रिवीजन करते रहिए, बहुत ही जल्द हम लोग ये टॉपिक भी अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।